स्टूडेंट्स, यूनिट 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी ये चल रहा है और हम डिस्कस करने वाले हैं आज वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम तो इसका जो स्टेटमेंट है वो देखिए आप सबसे पहले। कि वर्क डन बाय फोर्सेस इन displacing a body is equal to the change in the kinetic energy of the body। ये इसका स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक फोर्स या एक से ज़्यादा फोर्स उस पर वर्क कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो उतना ही होगा जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। देखिए, ये बात समझने की है कि अगर बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल वो वर्क डन के इक्वल होगा। और अगर मान लीजिए कि बॉडी का मोशन इस तरफ है, आपने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, तो फिर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है। आपको खाली ये बताना है कि जो भी वर्क होगा, अमाउंट ऑफ वर्क वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। देखिए, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इसका आप प्रूफ देखें। ये मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है ये मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब अगर इस पर किसी भी इंस्टेंट पर कोई फोर्स, एक सिंगल फोर्स या बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं और उसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से अगर इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है किसी भी इंस्टेंट पर, अगर कोई भी फोर्स F आप इस पर अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ज़रूरी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट हो, थ्रू आउट द मोशन ये फोर्स वेरी कर सकता है। जब ये फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन ही वेरी करेगा। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो ये होगा हाफ m u स्क्वायर, वेयर u इज़ इट्स इनिशियल स्पीड। और जब आप फाइनल पॉइंट पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये होगी हाफ m v स्क्वायर, जहाँ पर v इसकी फाइनल स्पीड है। अब आप ये मानते हैं किसी भी इंस्टेंट पर जब आपने इस पर फोर्स लगाया F और इस बॉडी का मास था m तो इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम F इज इक्वल टू m इंटू a। अगर इस एक्सेलरेशन की वजह से
dt टाइम में, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन dt में, अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है dv का, तो a कितना होगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये होगा dv अपॉन dt, ये होगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसलिए इक्वेशन 1 आपके पास आ गई। अब अगर आप देख रहे हो कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहीं आपने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट dx, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा dw, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम फोर्स ले रहे हैं, मान लीजिए फोर्स इस वक्त यहाँ पर है F, एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप उस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं कि भाई उस ड्यूरेशन में जो फोर्स था, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है तो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा उस वक्त, तो आप लिखेंगे कि वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो dw इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इक्वेशन 1 से आप फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा कि dw इज इक्वल टू, जहाँ लिखा है F वो होगा m dv अपॉन dt इंटू dx, ये हो जाएगा। अब आप ऐसा करिए कि जो ये dx है इसको यहाँ ले जाइए, dv को इधर ले जाइए, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा m dx अपॉन dt इंटू dv, ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि dx अपॉन dt, अगर dt टाइम में बॉडी ने एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये इसकी वेलोसिटी होती है, तो आप लिखेंगे बट dx अपॉन dt इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो आपको मिलेगा dw इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी वी। अगर टोटल वर्क निकालना है, यहाँ से लेके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में टोटल वर्क आपको निकालना है, तो आपको इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। और जो वेलोसिटी है उसकी लिमिट आप लिख दीजिए, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिमिट लेंगे, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, तो आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv, लिमिट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, तो w इज इक्वल टू m बाहर आएगा इंटीग्रेशन v dv एंड लिमिट लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। जिस तरह से इंटीग्रेशन x dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसी तरह से इंटीग्रेशन v dv v स्क्वायर अपॉन 2, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, ये हो जाएगा m पहले अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, तो w इज इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2, तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको आप अंदर ले जाइए, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि हाफ mv स्क्वायर
ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ mu स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल निकल के आता है। तो इस तरह से आपने किसी भी वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर दिया है। अगर हम बात करते कि फोर्स कांस्टेंट है, कभी मान लीजिए एक ऐसा केस आ गया भी कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है, तो स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस कि फॉर कांस्टेंट फोर्स F, अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना है तो ये और भी सिंपल है। कैसे? तो आप ये मानेंगे फोर्स जो लग रहा है वो तो कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो कांस्टेंट फोर्स से आपने जब इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो मान लीजिए कि इसने, इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है s, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो कितना होगा F डॉट S। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s है, जो आपने फोर्स लगाया ये वेक्टर F है, तो F डॉट S क्या होगा, ये होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स वेक्टर F। ठीक है, तो आप इसी फिगर से आप सोच चलिए कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, तो आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आप जानते हैं। आप इसको उधर ले आइए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, लेकिन आप जानते हैं f इज इक्वल टू m से, a इज इक्वल टू f अपॉन m। आप लिखेंगे फ्रॉम f इज इक्वल टू m a, पुटिंग a इज इक्वल टू f बाई m, ये पुट कर देंगे। जब ये आप ये पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2f अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई s। तो f डॉट s आप अगर निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो आप देखिए कि f इंटू s इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, m अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और f इंटू s, इस केस में f और s सेम डायरेक्शन में है तो ये वर्क डन हो जाएगा। इसलिए W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप लिखेंगे कि W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसका मतलब कि दैट इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस तरह से अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हम लोग इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और ये उससे भी सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। एक मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरे टाइप की एनर्जी है ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी जो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से होती है उसमें, या उसकी एक स्पेसिफिक
कंडीशन की वजह से होती है, एक जो स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ स्ट्रेन की वजह से उसके अंदर होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप लिखेंगे कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और state of strain, that is condition of compression or stressed or compressed position is called its potential energy। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी की कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन या कंप्रेस्ड कंडीशन या स्ट्रेस्ड कंडीशन या स्टेट ऑफ स्ट्रेन की वजह से जो बॉडीज़ हैं उनमें एनर्जी होती है, वो वर्क कर सकती हैं, और जो एनर्जी इस वजह से उस बॉडी में होती है उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी हाइट से गिरता हुआ पानी टरबाइन को घुमा सकता है, तो इसका मतलब कि हाइट से गिरते हुए पानी में उसकी हाइट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो वर्क कर रहा है, टरबाइन को घुमा रहा है। ऐसे ही आप जानते हैं कि जो हमारे पास हाथ की घड़ियाँ होती हैं उसमें आप चाबी भरते हैं, घुमाते हैं उसमें, और उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, और उसके घुमाने की वजह से जब आप घुमाते हैं तो उसमें जो स्टेट ऑफ स्ट्रेन है वो डेवलप हो जाता है और वो लगातार उस घड़ी को चलाता रहता है। ये आप जानते हैं। इसके अलावा आप जानते हो कि अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं, लेकिन आप लोग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क करके उनको दूर ले जाते हैं। ये तो जितना आप वर्क करते हैं वो वर्क उनमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास जो दो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लेकिन आप उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके उनको पास लेके आते हैं। जब पास लेके आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है। जो वर्क आप करते हैं वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाया करता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक रबर की कॉर्ड, एक रबर की डोरी लेकर उसे ऐसे खींचें, जब से खींचेंगे तो वर्क करना पड़ेगा इलास्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट, और जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो चोट लगेगी आपको जाकर। जो भी सामने बैठा होगा, आप जब ऐसे रबर खींच के उसे छोड़ेंगे तो उसके चोट लगेगी। तो इसका मतलब जो भी आपने वर्क किया था वो उस रबर की कॉर्ड में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस वर्क के इक्वल होती है जो ज़ीरो पोजीशन से उसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में आपको वर्क करना पड़ता है। आप सोचेंगे ज़ीरो पोजीशन का मतलब क्या है? ज़ीरो पोजीशन का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, या जिस पॉइंट पर आप लोग पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं, ये होती है उसकी ज़ीरो पोजीशन। तो मैंने आपसे ये कहा कि ज़ीरो पोजीशन से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक, किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक ले जाने में जितना आप वर्क करोगे वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से, स्पेसिफिक पॉइंट से ज़ीरो पोजीशन तक आने में जितना वर्क वो बॉडी करती है वही वर्क उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी
हुआ करती है। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इस बात को कि द वर्क डन या द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the body from zero position to the present position और the amount of work done by the body in going from present position to the zero position is called the potential energy of the body। ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, डायमेंशन जो वर्क की होती है mL²T-2 ये होती है। सब बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटेशनल potential energy of a body। ये मानिए कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और इसको आप मानते हैं कि अर्थ सरफेस का कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो ये जो पोजीशन है ये x0 है। कौन सी पोजीशन? ज़ीरो पोजीशन। ये है ज़ीरो पोजीशन। अब यहाँ पर अगर एक बॉडी रखी हुई है, ये इस बॉडी का मास कितना है m, और आप चाहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बताओ इस पॉइंट पर। क्या करोगे कि आप इसको यहाँ से ज़ीरो पोजीशन से उठा के लाओगे यहाँ तक, इस हाइट h तक। अगर इसकी हाइट h है तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर m मास की एक बॉडी रखी हुई है तो आप जानते हैं कि जो उस पर वेट इसका वर्क करेगा वो कितना होगा mg। तो आपको इस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इतना ही, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F = mg। विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए mg आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जब ये भी mg तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0। तो ये आप लेके चलोगे इसको ऊपर, यहाँ तक लेके आओगे। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ा, अप्लाइड फोर्स जो है ये mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो आप यहाँ से देखेंगे जो वर्क डन होगा, यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये कितना होगा? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या F.S अगर आप लगाएंगे भी तो F का मतलब F, S का मतलब H, और cos 0 सेम डायरेक्शन में है। F हो गया mg × H × 1।
तो जो U होता है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है और ये आ जाएगा mgh। तो इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी की वो mgh होगी। और आप जानते हैं कि अगर आप इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो जब ज़मीन पे गिरेगी तो mgh वर्क ही करेगी। इसलिए आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप लोग ज़ीरो पोजीशन से ले जाएंगे यहाँ तक तो आपको वर्क करना पड़ेगा mgh। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जब ये टकराएगी ज़मीन से आके तो कितना वर्क करेगी mgh, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है mg और h डिस्प्लेसमेंट, तो mgh वर्क होगा बाय द ग्रेविटी। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखिए ये एक टेबल है और ये सपोर्ट लगा है कोई टेबल में, फ्रिक्शनलेस टेबल मान रहे हैं हम लोग। ये 3 पोजीशन में आपको शो कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बॉडी रखी है यहाँ पर, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग लगा हुआ था, ना स्ट्रेस था ना कंप्रेस्ड था, नॉर्मल स्प्रिंग, और आपने इस स्प्रिंग से यहाँ पर एक मैसिव बॉडी को अटैच कर दिया। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बॉडी कोई वर्क नहीं कर सकती है, ना ये ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, आप फ्री छोड़ेंगे। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? ज़ीरो पोजीशन। ये है ज़ीरो पोजीशन जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब मान लीजिए कि मैं इस बॉडी को ऐसे खींचता हूँ तो इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप जानते हैं हुक्स लॉ से कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा F = -k × x ही होता है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि मैं इस स्प्रिंग से अटैच बॉडी को खींचता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले गया तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ से मीन पोजीशन से ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ये x है तो इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वापस आने के लिए कोशिश करेगा। तो F रेस्टोरिंग जो होता है ये होता है -kx, ये होगा, ये लगेगा। और अगर आप और खींचना चाहोगे इसको इस डायरेक्शन में तो आपको एक अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स? F' फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि -F के इक्वल होगा। इसका मतलब कितना होगा कि ये -kx तो -kx दैट इज़ +kx, ये आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसको दबा दिया और ये यहाँ से x डिस्टेंस पीछे पहुँच गया, अब ये बॉडी रखी हुई यहाँ पर, ये बॉडी आ गई यहाँ पर, तो ये जो स्प्रिंग था आइडियल स्प्रिंग दब जाएगा और अब अपनी मीन पोजीशन से x पीछे पहुँच गया तो -x, ये आप कहेंगे ये पहुँच गया। तो फिर से आगे आने के लिए, अपनी पुरानी पोजीशन में वापस लौटने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा हुक्स लॉ से,
F इजिकल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पर x कैसा है माइनस, तो F इजिकल टू कितना लगेगा के एक्स। और अगर आप तब भी इसको दबाना चाहते हैं और तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। F अप्लाइड कितना होता है F डैश, जो माइनस F के इक्वल होगा, इसका मतलब माइनस के एक्स के इक्वल होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ खींच के ले जाएं या यहाँ से दबा के यहाँ ले जाएं, तो आप देखिए कि ये कंप्रेस पोजीशन, ये स्ट्रेस पोजीशन, तो दोनों पोजीशन में आपको वर्क करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाया करता है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकाल लें तो वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप ये मानिए किसी भी इंस्टेंट पर अगर एक डिस्प्लेसमेंट दिया x, तो फ्रॉम हुक्स लॉ इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर इस आइडल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यह है k, स्प्रिंग कांस्टेंट यह है k, तो फ्रॉम हुक्स लॉ जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा ये होगा F इजिकल टू माइनस के एक्स, ये होगा। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा, इसके बाद अगर आप खींचना चाहते हैं इसको, तो अप्लाइड फोर्स F डैश ये माइनस F के इक्वल होगा, यानी माइनस के एक्स। जो अप्लाइड फोर्स होगा ये के एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगर आप इसको dx और खींचते हैं तो आप लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क फॉर फर्दर compressing or stretching the spring by dx, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इधर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, अगर फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हो जाएगा F डैश dx और cos 0, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा F डैश dx। F डैश की वैल्यू कितनी है, यह है kx dx। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन से x पोजीशन तक ले जाऊँ मैं खींच कर इसको, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है उसको निकालने के लिए, तो मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, और लिमिट लेंगे 0 से x तक, अगर आप ले गए तो ये हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन ये हो जाएगा, के बाहर जाएगा इंटीग्रेशन x डी एक्स 0 टू x ये हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा k, और ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लेंगे 0 टू x, तो हो जाएगा k अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो जो वर्क डन होगा ये होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं जो वर्क डन होता है यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस स्ट्रेच या कंप्रेस स्प्रिंग में जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो देखिए जो कर्व मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स F डैश इज इक्वल टू के एक्स, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा आप देख रहे हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ मिलेगा हमें इस तरह से।
ये अप्लाइड फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट x। तो ग्राफ आपको मिलेगा भाई इस तरह से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई अगर आपने फोर्स F लगाकर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया है तो F कितना होता है, F डैश इक्वल टू kx। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये होगा k इंटू एक्स। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, एरिया एनक्लोज बिटवीन एफ एक्स कर्व, एफ डैश एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो ये जो एरिया होगा यही पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यही वर्क डन है। यहाँ पर जो ये एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे, इस ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 दिस इंटू दिस या दिस kx मल्टीप्लाइड बाई x, तो हाफ kx स्क्वायर, तो ये निकल के आता है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग इसको यहाँ ले जाके छोड़ दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप इसको रिलीज़ करेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये यहाँ पर आएगी और इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनर्शियल प्रॉपर्टी वजह से ये बॉडी यहाँ रुक नहीं पाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी, फिर से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फिर लौटेगी अपनी मीन पोजीशन में, यहाँ पर लौटेगी, फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन पोजीशन में आते आते हाफ kx स्क्वायर हो जाएगी, फिर यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। तो जब ये ऐसे मोशन करता रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व्ड रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। क्या आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ kx स्क्वायर, कितनी काइनेटिक है, 0। यहाँ पर आएगी तो सिर्फ काइनेटिक होगी हाफ kx स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी होगी, 0। यहाँ पर पहुँचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx स्क्वायर, काइनेटिक कितनी होगी, 0। तो इसका टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होगा वो हाफ kx स्क्वायर ही होगी। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में, तो देखिए ग्राफ कैसे आता है। ये है एनर्जी E। मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी यहाँ कितनी है, ये है टोटल एनर्जी। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल एनर्जी। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हाफ kx स्क्वायर के इक्वल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर ये प्लस x है, यहाँ पर ये माइनस x है। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में होगा। बॉडी 0 से पहले प्लस x तक, फिर माइनस x तक, फिर प्लस x तक, फिर माइनस x तक। तो जब बॉडी 0 पोजीशन में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। और जब वो चाहे तो वो प्लस x पर है या वो माइनस x पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx स्क्वायर। तो जो ये वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आप देख रहे हैं कि हाफ kx स्क्वायर, जो ये पॉइंट है ये हाफ kx स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाफ kx स्क्वायर कहाँ पर आती है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये आती है।
जब ये पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, तो जब ए पर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सॉरी पोटेंशियल कितनी है, 0। जब प्लस एक्स यानी बी पॉइंट पर है तो कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब सी पॉइंट पर है यानी माइनस एक्स पर तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है वहाँ पहुँच कर रुक जाती है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाया करती है। तो इसका ग्राफ मिलेगा ऐसे, यहाँ पर ये आप देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पर फिर से 0। तो ये जो ग्राफ है ये है काइनेटिक एनर्जी का, ब्लैक कलर वाला। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ऐड किया तो ये ग्राफ है टोटल एनर्जी का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग इन दोनों का समेशन निकालेंगे, इस ब्लैक लाइन और इस ब्लू लाइन की एनर्जी का, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे कि आप देखिए कि इसकी एनर्जी ब्लू वाले कितनी और ब्लैक वाले कितनी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी के इक्वल निकल के आएगा। किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर का निकल के आएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस जो डायरेक्शन मैंने किए हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इनको ठीक तरह से करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।